ग्रीटिंग्स एवरीवन। द सोल ट्रैवलर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का जो एपिसोड है वो थोड़ा डिफरेंट है। आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस पे। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो क्वेश्चंस पूछने वाले हैं और मैं आंसर करने वाला हूँ। सो रितु हमारी टीम का नया पार्ट है और ये आज मेरे से क्वेश्चंस करेंगी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में और मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा। सो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग पॉडकास्ट। सो हेलो एवरीवन। अब मेरा इनसे पहला सवाल ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत एक्चुअली किसको है? अगर कोई यंग और हेल्दी है तो उसे हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना होता है और क्यों लेना चाहिए? सो अगर हम बात करें इंडिया के केस में तो हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत तो सभी को है, चाहे भले ही वो यंग पर्सन है या ओल्ड एज पर्सन है। अगर हम बात करेंगे ओल्ड एज पर्सन की तो उनको बीमारी लगने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो उनको तो हेल्थ इंश्योरेंस होना ही होना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं कि यंग पर्सन को क्यों हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, तो उसके काफ़ी सारे रीज़न्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम जैसे सिस्टम अगर हम देखें हेल्थ इंश्योरेंस का, सो अगर आप यंग एज में आप हेल्थ इंश्योरेंस को लेते हैं तो आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रीमियम सेट हो जाती है काफ़ी कम प्राइस पर। और दूसरी बात ये रहती है हेल्थ इंश्योरेंस में काफ़ी सारे फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कि हम बात करें वेटिंग पीरियड हो गया और जो आपका प्रीमियम फ्रीज़ हो जाता है और क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। और क्या कहते हैं जैसे कि कुछ आजकल रिवार्ड सिस्टम भी आ गए हैं कि अगर आप है ना 5 साल से कंटिन्यूअस एक पॉलिसी को लेके बैठे हैं तो आपकी जो प्रीमियम है उसका जो अमाउंट है वो भी बढ़ता जाता है। सो मैं ये बोलूँगा कि इंडिया के परिवेश को देखते हुए हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत एक जवान व्यक्ति को भी है और एक वृद्ध व्यक्ति को तो ज़्यादा ही है। तो आप ये बताइए, जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली होती है तो उनको हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब हेल्थ इंश्योरेंस कितना कवर इनफ है उनके लिए? लाइक जैसे 5 लाख, 10 लाख या 20 लाख? डिपेंड करता है लाइक अगर आपका बजट काफ़ी कम है, तो शुरुआत आप 5 लाख से ही कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी बीमारी जो आजकल होती हैं, वो मुझे लगता है कि अगर आप एक नॉर्मल हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो वो 2 से 3 लाख के केस में मैनेज हो जाती हैं। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बहुत ही ज़्यादा कवर वाला इंश्योरेंस लें। आप एक नॉर्मल 5 लाख की कवर वाला इंश्योरेंस ले सकते हैं और जो कि आपकी ज़रूरतों को काफ़ी पूरा कर सकता है। और अगर आपकी स्थिति काफ़ी अच्छी है, तो आप 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ और अपर के लिमिट तो है ही नहीं। सो जो भी लिमिट है उस तक आप जा सकते हैं बट एक ठीक-ठाक अगर थोड़े से कम आपका प्रीमियम है, कम आपका बजट है तो आप 5 लाख का तो मान के ही चलें। तो आप ये बताएँ कि अगर मान लीजिए कि अगर आपकी कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, सो क्या आपको अलग से ये हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए या काफ़ी है अगर आपकी कंपनी हो दैट लाइक वो इनफ है? सो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपकी बहुत ही अच्छी कंपनी है, कुछ अच्छी कंपनियाँ जैसे गूगल हो गया, मेटा हो गया, तो ये और क्या कहते हैं सरकारी कंपनियाँ, ये अनलिमिटेड आपको हेल्थ कवर देती हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप तब तक ही इंश्योर्ड हैं, जब तक आप वहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे ही आप वहाँ से नौकरी छोड़ेंगे, आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर खत्म हो जाएगा। और अगर जब हम बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की और अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई, तो वेटिंग पीरियड भी एक फैक्टर रहता है। और दूसरी बात ये भी है कि कुछ-कुछ छोटी कंपनियाँ, जिनका बजट इतना नहीं है, वो केवल आपको कवर देती हैं कितना 2 लाख या फिर तो 5 लाख। तो उस केस में अगर आपके पास आपका खुद का हेल्थ इंश्योरेंस है, तो वो एक्स्ट्रा जो बजट है, वो उस हेल्थ इंश्योरेंस के ज़रिए कवर हो सकता है। सो दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ गुड स्ट्रैटेजी कि आप अपना पहले से ही हेल्थ इंश्योरेंस बना के चलें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक यंग आप अभी यंग पर्सन हैं, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी ने आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी दे रखा है। बट आप है ना 40-45 की उम्र में जाके उस कंपनी को छोड़ते हैं, अपना खुद का सेटअप करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है ही नहीं और खुदा ना खास्ता या फिर तो बाय गॉड ग्रेस ऐसा कुछ हो जाए जिसकी वजह से आपको एडमिट होना है। सो आपकी जितनी भी जमा पूँजी है, जितना भी आपने 40 साल तक मतलब 40 साल की उम्र तक जितना भी कमाया है, वो सारा का सारा एक बार में बराबर हो जाएगा क्योंकि ज़्यादातर जो इंडिया की पॉपुलेशन है, वो केवल एक बीमारी दूर है गरीबी रेखा से नीचे जाने के लिए। सो इट्स वेरी इंपोर्टेंट टू टेक अ हेल्थ इंश्योरेंस अलोंग विथ योर जॉब आल्सो लाइक इट्स नॉट नेसेसरी कि जॉब है तो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना है। ओके, तो जैसे आपने बोला कि हेल्थ इंश्योरेंस इम्पोर्टेंट है, तो लाइक आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? लाइक कौन-सी एज से हमें स्टार्ट कर देना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना? सो अगर आप कमाना चालू कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। इट्स नॉट एन एज
सो आप देखते होंगे काफ़ी लोगों की सैलरी जैसे 10,000, 11,000, इवन 8,000 भी होती है। तो आप इन लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? लाइक क्या इन लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए? सो मैं अगर बताऊँ कि अगर आपकी सैलरी काफ़ी कम है, तो मुझे लगता है कि आपको तो लेना ही है। क्योंकि 8,000, 10,000, 15,000 आपकी सैलरी है और बाई चांस अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यू होता है या फिर तो आपके किसी फैमिली मेंबर को हेल्थ इश्यू होता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसी भी नौबत आ जाएगी कि जो आपकी घर है या फिर तो जो आपके ज़ेवरात हैं या जो भी जमा पूँजी है, वो भी आपको ख़त्म करने की नौबत आ सकती है। और जब हम बात करते हैं प्रीमियम की, 5 लाख के कवर के लिए अगर आप एक नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पे जाते हैं, तो हार्डली 7 से 8,000 रुपए प्रीमियम आता है। और अगर आप कुछ ट्रिक्स को यूज़ करते हैं, तो वो अगली साल से और भी कम प्रीमियम हो सकता है, जो कि हम फ्यूचर में बात करने वाले हैं इन मुद्दों पर। सो योर आंसर इज़ कि हाँ, अगर आप थोड़ा-सा बचा सकते हैं और आजकल तो जो प्रीमियम जो पॉलिसी जो करने वाले हैं, वो मंथली भी चार्ज करते हैं, तो इट्स नॉट एन इश्यू। आप मंथली हार्डली कितना आएगा आपका 500 से 800 रुपए के बीच में आएगा, वो आप करके हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर कीजिए। सो लाइक जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में वेटिंग पीरियड और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का क्या मतलब है? पॉलिसी लेने से लाइक पहले इन्हें समझना क्यों इम्पोर्टेंट होता है? सो वेटिंग पीरियड मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है कि हमारे कोई भी हेल्थ से रिगार्डिंग इश्यूज़ को कंपनी पेमेंट करता है। ओके। हॉस्पिटलाइज़ेशन को हमारा फ्री बना देता है। तो कुछ लोग सोचते होंगे कि हमने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, अभी मेरे को कोई किडनी स्टोन केस हुआ है और मैं आज हेल्थ इंश्योरेंस लेता हूँ और 1 महीने बाद हॉस्पिटल में एडमिट होके उसका क्लेम ले लूँगा। सो जो हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनियाँ हैं, वो बेवकूफ़ तो हैं नहीं। उन लोगों ने पहले से ही रूल बना के रखे हैं कि कुछ ऐसी डिसीज़ जो कि स्लो ग्रोइंग डिसीज़ होती हैं, उनके लिए वेटिंग पीरियड होता है। उनका तुम क्लेम नहीं ले सकते हो। हुँ। तो उसका केस में वेटिंग पीरियड होता है। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, आपका किडनी स्टोन हो गया, किडनी के रिगार्डिंग कुछ इश्यूज़ हो गए, पाइल्स हो गया, कैटरैक्ट हो गया और भी ऐसी बहुत सारी डिसीज़ हैं जो कि स्लो ग्रोइंग डिसीज़ हैं और उनके लिए वेटिंग पीरियड होता है। किसी हेल्थ इंश्योरेंस में 4 साल होता है, किसी इंश्योरेंस में 2 साल होता है। तो इसीलिए यह भी मुद्दा आता है कि आपको यंग एज से लेना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि उस टाइम पर आप तंदुरुस्त होते हैं, आपको कोई इश्यू नहीं होता है। उस टाइम पर आप लोगे तो आपको कोई वेटिंग पीरियड देना ही नहीं होगा, क्योंकि आप किसी बीमारी से ग्रसित ही नहीं हैं। यस। लेकिन जैसे ही आप है ना 40 की उम्र में या फिर तो 50 की उम्र में अगर आप लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, तो बिकॉज़ ऑफ ऐज, बिकॉज़ ऑफ आवर बॉडी चेंजेस आपको वो चीज़ें आ ही जाती हैं। सो इट्स बेटर कि हम और हाँ, वेटिंग पीरियड की जब हम बात करते हैं, प्री एक्जिस्टिंग डिसीज़। हुँ। प्री एक्जिस्टिंग डिसीज़ क्या होता है? जैसे कि आपके बिकॉज़ ऑफ आपकी फैमिली की वजह से या फिर तो कोई ऐसे जीन्स की वजह से आपको पहले से ही कोई बीमारी है या फिर तो आपको किडनी स्टोन ही पहले से है। हुँ, हुँ। सो अगर आप ये सोचें कि मैं इसको उजागर नहीं करूँ और हेल्थ इंश्योरेंस ले लूँ और फ्यूचर में उसका फ़ायदा उठा लूँ, सो दैट्स अ बैड प्रैक्टिस। आपको कोई भी बीमारी है, तो आपको बताना है कि मुझे ये बीमारी है। उससे फ़ायदा क्या है कि आप लीगली उस वेटिंग पीरियड को सर्व करोगे और जब भी फ्यूचर में जैसे 4 साल बाद या 5 साल बाद जब आप उस बीमारी से ग्रसित होंगे, ओके। तो वो कंपनी आपके क्लेम को कैंसल नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आपने ये बोला कि मुझे तो है ही नहीं, लेकिन बाद में है ना मेडिकल रिपोर्ट्स में वो आ गया, तो फिर आपको फ्यूचर में भले ही आप वेटिंग पीरियड क्लेम करने के बाद भी जाओगे, तो भी आपको चांसेस हैं कि वो मेडिक्लेम आपका कैंसल कर देंगे। सो ओके। इट्स नेसेसरी कि आप पहले से उजागर करें कि मुझे ये बीमारी है और लीगली तौर पर वेटिंग पीरियड को कंप्लीट करें। सो लाइक जैसे राइडर एंड ये ऐड ऑन क्या होता है? लाइक कौन से राइडर जेन्युइनली यूज़फुल हो सकते हैं और कौन से सिर्फ प्रीमियम बढ़ा सकते हैं? सो 2 राइडर की मैं बात बताना चाहूँगा, जैसे कि एक होता है सुपर क्रेडिट राइडर और एक होता है नॉन कंज्यूमेबल राइडर्स। राइडर्स क्या होते हैं? आपने 5 लाख का कवर लिया अपनी हेल्थ के लिए। जब आप हॉस्पिटलाइज़ होते हो तो उसमें एक तो चीज़ होती है कि जो सिरिंजेस, मास्क, हैज़मेट सूट्स, इनके जो चार्जेज़ होते हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होते हैं। ओके। लेकिन जो नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स का राइडर एक तरीके से हमारी जो प्रीमियम है उसके ऑन टॉप ऑफ दैट हम एक छोटा-सा मिनी हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेते हैं नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स के लिए। उससे क्या होता है कि जो भी आपका सिरिंज, हैज़मेट सूट्स या जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होने वाला है एडमिट के दौरान, वो आपका उस राइडर की वजह से कवर हो जाता है।
ओके, तो बेसिकली हमें अपनी पॉकेट से देना होता है ना, क्योंकि वो चीज़ कवर नहीं कर रहा होता है। आपने बोला अगर सुनिए, सेक्शन। तो मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, आपके पास नॉन कंज्यूमेबल वाला राइडर नहीं है। ओके। अभी आपकी जो प्रीमियम है, वो है 5 लाख की प्रीमियम है 8,000 हुँ, हुँ। और राइडर की 1 साल की कीमत होती है उसी ऑन टॉप ऑफ दैट हार्डली 10% 800 या समथिंग। आपने एक केस है जिसमें राइडर ले रखा है, एक केस है एक पर्सन ने जिसने राइडर नहीं लिया है। ओके। अभी बाय चांस किसी कारण से दोनों लोग एडमिट होते हैं। एक केस में जो बंदा जिसने राइडर लिया है, उसके ग्लव्स वगैरह की जो कीमत चली जाएगी, वो आपकी आराम से 15-20 हज़ार जाएगी। ओके। और जो दूसरा बंदा है, उसने भी राइडर ले रखा था और आपकी प्रीमियम ऑलमोस्ट 8,000 है। आपके एडमिट होने से आप जब है ना रिलीज़ हो गए, तो नॉन कंज्यूमेबल आइटम जिसने राइडर नहीं लिया हुआ है, उसको 12-13 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा अपनी जेब से देना पड़ रहा है। लेकिन जिस बंदे ने राइडर लिया है, उसको 1 भी रुपए नहीं देना पड़ रहा है। ओके। सो ये जो राइडर हैं, कहने के लिए बहुत ही छोटे अमाउंट के राइटर हैं, लेकिन इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ओके। सो नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स तो का राइडर आपको लेना ही चाहिए। और सेकंड राइडर जो हम बात करते हैं सुपर क्रेडिट का, तो कुछ पॉलिसी क्या करती हैं कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि आपका अभी प्रीमियम जो है, कवर जो है 5 लाख का है। अगर आपने सुपर क्रेडिट ले रखा है, तो अगली बार जो आपका कवर होगा ऑटोमैटिकली उतने ही प्रीमियम पे 8,000 पे या 5,000 जितनी भी आपकी किस्त है, उसी किस्त पे आपका जो कवर है वो डबल हो जाएगा, 5 लाख से हो जाएगा 10 लाख। ओके। ओके। सो आप है ना मतलब बड़ी बीमारी में कहीं पर एडमिट होते हैं तो आपका वो चीज़ कवर हो जाएगा। सो दैट्स अ गुड थिंग। सो और राइडर्स को तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन ये 2 राइडर आप ले सकते हैं। तो कैशलेस और रीइंबर्समेंट क्लेम में क्या डिफरेंस है? और कैशलेस का मतलब क्या हॉस्पिटल में कुछ भी पे नहीं करना होता है? सो कैशलेस और रिम्बर्समेंट जितनी भी पॉलिसी हैं, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस की जितनी भी कंपनियाँ हैं, उन लोगों ने अपने चेन हॉस्पिटल्स बना रखे हैं। मतलब कि उनका उन हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप है। सो आपके पास जब हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं तो एक आईडी कार्ड काइंड ऑफ देते हैं वो लोग, तो जिसके ज़रिए आप अगर उनके जो जैसे आदित्य बिरला का कनेक्टेड हॉस्पिटल कोई है, तो वहाँ पर आप जाएँगे, तो वो हॉस्पिटल पहले से ही पॉलिसी वाले इंश्योरेंस कंपनी से कनेक्टेड है। तो वहाँ पर उनका पहले से ही सेटअप है जिसकी वजह से आपको कोई भी खर्चा नहीं करना है। जैसे आपका 5 लाख का कवर है हेल्थ इंश्योरेंस का, तो 5 लाख तक आपको एक भी जेब से खर्च नहीं करना है, वो अपने आप से खर्चा करते रहेंगे। अब हम आते हैं रिम्बर्समेंट वाला केस। तो अभी आपका कुछ हेल्थ का इश्यू होता है ओके। और आप बीमार हैं, तो आप ये तो नहीं देखेंगे कि मुझे क्लेम कैशलेस वाले हॉस्पिटल में जाना है। आप तो ये देखेंगे कि मेरे पास में सबसे पास वाला हॉस्पिटल कौन-सा है, मुझे उसमें एडमिट होना है। सो उस केस में भले ही वो हॉस्पिटल आपके पॉलिसी से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जितना भी खर्चा होगा, उसका जो बिल बनेगा, उसको आप सबमिट करेंगे पॉलिसी वालों को और वो उसका रिम्बर्समेंट करेंगे। सो दैट इज़ द रिम्बर्समेंट। कैशलेस इज़ कनेक्टेड हॉस्पिटल्स, रिम्बर्समेंट इज़ जो कनेक्टेड हॉस्पिटल्स नहीं है, लेकिन जो बिल के ज़रिए आप उसका रिम्बर्समेंट ले लेंगे। ओके। सो जो भी बिल होगा, पहले आप खुद अपनी जेब से भरेंगे रिम्बर्समेंट के केस में और बाद में वो आपको मिल जाएगा। सो हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने के कॉमन रीज़न क्या होते हैं? क्लेम रिजेक्शन से बचने के लिए पॉलिसी होल्डर को क्या ध्यान रखना चाहिए? सो जैसे हमने पहले बात की थी कि वेटिंग पीरियड, अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी जो वेटिंग पीरियड खत्म होने से पहले आप उस बीमारी का क्लेम ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके। दूसरी चीज़ ये है कि आपको कोई बीमारी है, वो आपने उनको बताई नहीं है और जब आप एडमिट हो जाते हैं तब उनको पता लगता है, तो उस केस में भी आपका क्लेम नहीं मिलेगा। हुँ। और भी बहुत सारे केसेज़ हैं, जैसे कि एक तो होता है कि बाई चांस आप किसी हेल्थ इश्यू से गुज़र रहे हैं। हुँ। जैसे कि आप कहीं पे जा रहे हैं तो एक्सीडेंट हो गया ओके। या फिर तो आपको डेंगू हो गया, यस, यस। कोविड हो गया। तो ऐसी चीज़ें आप अपने आप को खुद से तो करा नहीं रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारी गलतियों की वजह से होती हैं। जैसे कि आप ड्रंक एंड ड्राइव कर रहे हो हुँ। या फिर तो आप किसी के साथ फाइट कर रहे हो या फिर तो आप सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हो। सो इन केसेज़ में ये जो एक्टिविटी हैं, ये अपने आप से ना होकर आपकी गलतियों की वजह से इंड्यूस हो रही हैं। ओके। तो इन केसेज़ में कंपनियाँ आपको क्लेम नहीं देंगी। ओके। सो हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिसकी वजह से
हमारी गलती हो, और दूसरी चीज़ वेटिंग पीरियड को सर्व करना है। थर्ड थिंग इज़ कि हमें कोई भी चीज़ नहीं छुपानी है। ओके। मतलब हमारी बीमारी जो है हमें पहले से बता के चलना है। ओके, आपने जैसे बोला कि बीमारी बता के चलना है, बट कभी-कभी आपको पता नहीं चलता है ना, बीच में अब वो क्या हो जाए? हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको पता ही ना हो, देन इट इज़ फाइन। लेकिन जैसे कि अच्छा, इसका एक आंसर ये भी है कि कुछ पॉलिसीज़, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस तो आपको बेचने के लिए ही बैठे हैं वो लोग। एग्ज़ैक्टली। तो उनकी अलग-अलग तरीके की पॉलिसी होती है। जैसे आपको अभी डायबिटीज़ है, अगर आप बिना डायबिटीज़ वाला पॉलिसी लेंगे तो आपकी प्रीमियम कम होगी। लेकिन आपको डे 1 से या डे 30 से आपको प्रीमियम कवर चाहिए, मतलब जो हेल्थ इंश्योरेंस कवर चाहिए, तो आप है ना उनकी स्पेशल पॉलिसीज़ ले सकते हैं जो कि आपकी प्रीमियम ज़्यादा लेते हैं, लेकिन आपकी बीमारी को भी कवर करते हैं। ओके। लेकिन हाँ, जो आपको पता नहीं है और आपको था, तो उस केस में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग भी है ना रूल्स के ज़रिए चलते हैं, और ये लोग अपना लॉस तो होने नहीं देंगे। एग्ज़ैक्टली। सो मेक श्योर कि आप अपना हेल्थ चेकअप करा लें, और बहुत सारी पॉलिसीज़ तो अपना हेल्थ चेकअप कराती भी हैं। क्योंकि जब वो है ना बंदे को लेती हैं अपने हेल्थ इंश्योरेंस में, तो वो हेल्थ चेकअप कराती हैं और देखती हैं कि बंदे को कोई पहले से बीमारी तो नहीं है। क्योंकि फिर है ना बाद में वो मना तो भी कर पाएँगी कि ये तो मैं आपको ये प्रॉब्लम थी, इसलिए हम आपका क्लेम मना कर रहे हैं। यस। लेकिन अगर आप है ना 5 साल कंप्लीट कर देते हैं, आप है ना सारी चीज़ें ठीक से कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपकी कवर ही रहती हैं। ओके। सो आजकल कुछ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में डेली स्टेप्स, वेलनेस एक्टिविटी कंप्लीट करने पर रिवॉर्ड्स या बेनिफिट्स मिलते हैं। ये कैसे काम करता है और इसके एक्चुअल फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या होते हैं? अगर मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल दूँ, तो जैसे कि मेरी आदित्य बिड़ला की हेल्थ इंश्योरेंस है एक, और उस आदित्य बिड़ला जो हेल्थ इंश्योरेंस है, वो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, स्टेप काउंट्स। तो लाइक अगर आप महीने में, मतलब 13 दिन, महीने में 13 दिन अगर आप 10,000 कदम से ज़्यादा चलते हैं, तो आपका पर्टिकुलर अमाउंट जो है प्रीमियम का, वो कम हो जाता है। ओके। और भी पॉलिसीज़ ऐसा करती हैं, केयर हेल्थ भी ऐसा करती है, स्टार हेल्थ भी शायद कुछ-कुछ ऐसा करती है। अब क्वेश्चन आता है कि वो लोग ऐसा करते क्यों हैं? हुँ। अब अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस वालों की तरफ से देखोगे, एक बंदा है जो 10,000 कदम चल रहा है, और एक बंदा है जो है ना घर पे बैठा हुआ कंप्यूटर पे काम कर रहा है। तो बीमार होने के चांसेस किसके हैं? ऑफ कोर्स। जो कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहा है। एग्ज़ैक्टली। लेकिन जो बंदा थोड़ा-सा एक्टिव है, 10,000 कदम चल रहा है रोज़ाना, तो उसके बीमार होने के चांसेस कम हैं, तो चांसेस ऑफ गिविंग देम हेल्थ इंश्योरेंस इज़ वेरी लेस। यस, यस, एग्ज़ैक्टली तो एक्सरसाइज़ एक कर रहा है वो। तो एक तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो उनको रिवॉर्ड कर रहे हैं, हुँ, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। यस। सो दैट्स वन ऑफ द रीज़न, और मुझे लगता है दैट्स अ गुड स्टेप। हुँ, और फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी जो प्रीमियम है, ओरिजिनली वो प्रीमियम थी 7,900 समथिंग की, हुँ, बट बिकॉज़ ऑफ द स्टेप के बेनिफिट्स की वजह से जो मेरा प्रीमियम आया है, लास्ट मंथ ही मैंने उसको पे किया है, वो आया है अराउंड 3,900 समथिंग, ओके। ऑलमोस्ट 50% लेस। सो अगर आपका प्रीमियम पहली साल में ज़्यादा है और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ है, तो आप अपने प्रीमियम को भी कम कर सकते हैं। ओके। सो दैट्स अ गुड थिंग। यस। सो आई थिंक दैट्स अ गुड स्टेप फ्रॉम द हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनीज़ की साइड से। ओके। तो पॉलिसी खरीदते वक़्त सिर्फ प्रीमियम और सम इंश्योर्ड देखना क्यों इनफ नहीं है? रूम रेंट लिमिट, कोपे, सम लिमिट और एक्सक्लूशंस जैसे टर्म कितने इम्पोर्टेंट होते हैं? सो अगर आप है ना ऐसा सोच रहे हैं कि आप सबसे कम प्रीमियम वाली हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे, तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। ओके। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैंने है ना 5 लाख का कवर लिया, लेकिन उसमें को-पेमेंट लगा हुआ है 10% का। को-पेमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे कि अभी मैं हॉस्पिटलाइज़्ड हुआ, मेरा प्रीमियम जो मतलब कि मेरा जो खर्चा आया हॉस्पिटल में, वो था 4 लाख, उसमें 10% का को-पेमेंट लगा हुआ है। 4 लाख का 10% कितना हुआ? 40,000। तो 40,000 रुपए आपको अपनी जेब से भरने होंगे, हुँ, और आपकी प्रीमियम कितने की आ रही है? अगर आप इतना 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो, तो हार्डली आपकी प्रीमियम होगी 8 या 9,000 की, अगर आप एक यंग पर्सन हैं। यस। लेकिन को-पेमेंट आपने लगा रखा है, इस वजह से आपको एक्स्ट्रा 40,000 रुपए अपनी जेब से पेमेंट करना पड़ा, बिकॉज़ 4 लाख का क्लेम था। सो आप है ना, जब भी पॉलिसी ले रहे हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि को-पेमेंट वाला तो ऑप्शन लें ही ना। ऐसी पॉलिसी लें जिसमें 100% जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस के द्वारा दिया जा रहा है,
अभी आपका सेकंड पॉइंट जो था रूम रेंट, अभी आपने रूम रेंट भी आपको देखना है कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस में कौन-सी रूम कैटेगरी उन्होंने मेंशन किया है। प्रीमियम कम कर देते हैं, लेकिन जो रूम रेंट जो रहता है वो आपकी लिमिट लगा देते हैं अप टू 5000 यस। या फिर तो शेयरिंग बेसिस पे। लेकिन आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि आप ऐसी पॉलिसी लें जिसमें कि रूम रेंट की कोई लिमिट ही ना हो। आपको एक पर्टिकुलर सिंगल रूम प्रोवाइड किया जाए। जिससे कि क्या फ़ायदा हुआ कि आपको अगर जैसे कि कोई कंटामिनेशन वाली इश्यूज़ है, हेल्थ इश्यूज़ है, तो वो आपको चांसेस कम हो परेशान होने के। और जब आप है ना एक पर्टिकुलर रूम लेके रहते हैं, तो आपके फैमिलीज़ वालों को भी कोई इश्यू नहीं होगा। तो जब आपका रूम रेंट वाला जो सिनेरियो रहता है, अगर आपने एक अपने पर्टिकुलर इंडिविजुअल रूम को सेलेक्ट किया हुआ है, तो आपकी फैमिली जब आपको हॉस्पिटल में विज़िट करती है, तब भी इश्यू नहीं रहता है और बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। जैसे कि अगर आप है ना, कोई कंटामिनेशन वाली बीमारी से ग्रसित हैं, तो भी बहुत सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। सो मेक श्योर कि जो आप रूम रेंट लिमिट जो है, वो अप टू आपका कवर तक इंश्योर्ड हो। सो लाइक अगर किसी यंग पर्सन को आज पहली बार हेल्थ इंश्योरेंस लेना हो तो आप उसे 3 सबसे इम्पोर्टेंट बातें क्या बताना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको को-पेमेंट ओके। और वेटिंग पीरियड और आपका जो एक्जिस्टिंग डिसीज़ है और ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे सुपर क्रेडिट, हुँ, अभी आप यंग एज में हैं, सुपर क्रेडिट लेके चलें ओके, और मैं तो ये बोलूँगा कि अच्छी-सी पॉलिसी लें, जिससे कि क्या होगा कि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम कम होगा। ओके। अगर आपके पास पहले से जॉब है, तो आप है ना सबसे कम प्रीमियम वाली एक पॉलिसी तो लेके कम साथ में रखें। ज़रूरी नहीं है कि आपका कंपनी की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस मिल ही रहा है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम और बहुत ही ज़्यादा कवर वाली आपको लेनी है। ओके। जस्ट एक बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस बना के रखें, जिससे कि फ्यूचर में आप अगर जॉब छोड़ते हैं, कभी भी जॉब छोड़ते हैं, तो आपके पास हेल्थ के रिगार्डिंग कोई दिमाग में इश्यू ना रहे। ओके। क्योंकि आपका दिमाग बिल्कुल शांत रहेगा कि हाँ, मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है। एक तरीके से मैं पैसे गड्ढे में डाल रहा था लेकिन दैट इज़ गुड क्योंकि बीमारी बता के नहीं आती है। यस, सो इट्स बेटर टू कीप योर हेल्थ इंश्योरेंस रेडी व्हेनेवर एंड व्हेनेवर इट्स रिक्वायर्ड। यस, बैकअप आपके पास रहेगा। हाँ। यस। सो आज हमने जो चर्चा की वो हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग थी। बहुत सारी मिथ्स रहती हैं कि हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि वेटिंग पीरियड क्या होता है, रूम रेंट लिमिट और जो हमारा कैशलेस, ये सारी चीज़ें हमने कवर करने की कोशिश की है। मैं खुद हेल्थ के रिगार्डिंग इसमें जानकारी रखता हूँ और मैं अपनी फैमिली और जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको तो फ़ोर्स करता ही रहता हूँ कि भाई कोई और ले ना ले लेकिन तू तो हेल्थ इंश्योरेंस ले ही ले। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस लेना इज़ वन ऑफ द नेसेसिटी अगर आप इंडिया में रह रहे हो। सो दैट्स इट एंड फ्यूचर में हम लोग कोई और टॉपिक लेकर फिर दोबारा से आएँगे एंड तब तक के लिए धन्यवाद।